वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वीडियो लिंक के जरिए इजलास, सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के कामों का जायजा। वज़ीर आज़म को मुतासरीन की बहाली और दीगर उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से आगाह किया गया। आलमी बरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से मुश्किलात पर काबू पा लेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरकारी से मिस्र और अल्जीरिया के वज़राए ख़ारिजा की अलग अलग मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन दुबई पोर्ट वार्ड की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल और बहाली के हवाले से तबादला ख्याल। शेख अहमद सुल्तान का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए $25 लाख आर्मी रिलीफ फंड को अतिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। शेख अहमद सुल्तान ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। इमरान खान के सारे बयानिए नाकाम हो चुके हैं। डॉलर और हीरे बटोरने वाला आज भी सादिक और अमीन है। इमरान खान को शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं होती। अवाम से झूठ बोलने वाला मुल्की सालमियत दाव पर लगा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके इशाम में बारूदी मवाद फटने से पाक फौज के 2 अहलकार शहीद। शुहदा में नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नाइक हुसैन अहमद शामिल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का शिमाली वज़ीरिस्तान में अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज चौथा मैच आज कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराहे रास्त। 7 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बरतरी हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हालिया इजलास के दौरान उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत दुनिया भर की अहम लीडरशिप से मुलाकातें हुई, जिनमें आलमी लीडर्स को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया। सैलाब ज़दा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के कामों के हवाले से लंदन से बजरिया वीडियो लिंक अहम जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलाकातों में आलमी लीडर्स को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आलमी लीडर्स की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया और ये यकीन दिलाया गया कि पूरे इखलास के साथ पाकिस्तान की मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद कराई जाएगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद लेने की भी बात की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल से निकल आएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ये उस मुलाकात के मनाज़िर हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है।
اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے مصری ہم منصب سامر شکری نے نیو یارک کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الجیریا کے وزیر خارجہ رامتان لامرمرا نے بھی ملاقات کی اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چیئرمین دبئی پورٹ شیخ احمد سلطان بن سلیم نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے آرمی چیف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اس کی قیادت مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے حوالے سے عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ انصاف کرنے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان میں مزید ڈونرز بھی لائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معزز مہمان کی قابل قدر اور بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف سے ملاقات سے قبل شیخ احمد سلطان بن سلیم نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان نے متاثرین کی امداد کے لیے $25 لاکھ آرمی ریلیف فنڈ میں عطیہ بھی کیا۔ مزید موضوعات پر بھی بات ہوگی، لیکن ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان مغرب کا۔ آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. रुख करेंगे शिमाली वजीरिस्तान का, जिसके इलाके शाम में बारूदी मवाद के फट्टे से पाक फौज के 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले एहलकार नायब सूबेदार जावेद इकबाल का ताल्लुक अटक, जबकि नाइक हुसैन अहमद का ताल्लुक ओकाड़ा से है। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे और तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शिमाली वजीरिस्तान में देसी साख्ता बम फटने से नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नाइक हुसैन अहमद की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि वतन की हिफाजत में जाम शहादत नोश करने वाले शहदा कौम के मोहसिन हैं। सदर ममलकत ने शहदा की बुलंदी दरजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत पाकिस्तान के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी। गली गली घूमने वाला इमरान खान अब असम्बलियों में वापस आना चाहता है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल तक सियासी इंतकाम की आड़ में मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। सियासी मुखालिफिन को नैब और अदालतों में घसीटने के बावजूद भी ये कुछ नहीं साबित कर सके। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने हमेशा अवाम से झूठ बोला है, उनके सारे बयानिए नाकाम हो चुके हैं। फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉलर और हीरे बटोरने वाला आज भी सादिक व अमीन है। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा रहे हैं। साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से आज मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही, इसलिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गरीब रोटी से महरूम हो गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ताजर बरादरी का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से पहले ही मुश्किलात हैं। ऐसी सूरत हाल में मईशत, एहतजाज और धरनों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद से गुफ्तगू करते हुए ताजर नुमाइंदों ने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। इस्लामाबाद जो सेक्टर है ये यहाँ पे ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन का शहर है। यहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो गया। मेरा गारमेंट से रिलेटेड बिज़नेस है। यकीन जाने कि बहुत मुश्किल से जो है ना गुजारा हो रहा है। अब ऊपर से अगर ये हालात आ जाएंगे, स्ट्राइक्स हो जाएंगी, धरने हो जाएंगी, तो यकीन जाने कि हुकूमत कुछ हमें दे नहीं रही, तो कम से कम इनका कोई जो है ना मुतबादिल सूरत हाल निकाल दे कि ताकि हम इससे बचें। धरने की वजह से कारोबार रुक जाता है, बाकी घर के मसले हो जाते हैं, आने जाने में मसला होता है, कारोबार बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, काम पे नहीं आ सकते। और ये धरने हमारी मईशत को बड़ी बुरी तरह तबाह कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखें, मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। अगर कारोबार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? हमारा क्या बनेगा? हमारे स्टाफ्स का क्या बनेगा? जो लोग हमें सामान मैन्युफैक्चर करके देते हैं, वो उनका क्या बनेगा? ये तमाम सियासतदानों को और स्टेक होल्डर्स को ये बैठ कर सोचना होगा कि अगर ये धरने इसी तरह जारी और सारी रहे तो ये मुल्क की मईशत को तबाह कर देंगे। जब भी लोग आते हैं फैज़ाबाद में तो सब दुकानें बंद हो जाती हैं और इसका असरात बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से कारोबार ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इन सबको चाहिए कि ये मिल बैठ के अपनी बात करें या कोई और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कारोबार का नुकसान ना हो। पाकिस्तान इस टाइम एहतजाज के किसी किस्म का भी एहतजाज है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत हमारी ऑलरेडी डूबी हुई है। डॉलर की जो पोजीशन है आपके सामने है, सैलाब से हर चीज़ मतलब आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है और हम एहतजाज की कॉल दे दें, हम धरने की कॉल दे दें,
یہ میرا خیال ہے پاکستان دشمنی ہوگی. جلسوں والے دھرنوں میں آ گئے ہیں, دھرنے آ کے فیض آباد بند کر دیتے ہیں, روڈ بلاک کر دیتے ہیں. ہم کاروبار کہاں کریں؟ ہم نے یہاں سے کمانے ہیں اور ٹیکس ادا کرنا ہے نا, کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے ادا کریں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک مخصوص گراؤنڈ ہونا چاہیے, ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے. روڈوں پہ, سڑکوں پہ, چوک چوراہوں پہ اس کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. جو شخص کرایہ دکان کا دے رہا ہے, افورڈ کر رہا ہے, وہ جب احتجاج ہوتا ہے, راستے بند ہوتے ہیں, تو وہ اس بیچارے کا بہت ہی برا حال ہے. اس وقت کوئی بھی احتجاج, جو کوئی بھی چیز ہے, وہ دکاندار افورڈ نہیں کر سکتا. دکاندار تو اس وقت چاہتا ہے کہ راستہ بنے ایسا جس سے دکاندار کو ریلیف ملے. نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب تک سیلاب سے 13,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 392 پلوں کو نقصان پہنچا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو اس دوران امدادی سرگرمیوں کے لیے ہیلی کاپٹرز نے ایک پرواز کی, جس کے ذریعے متاثرین کو 2 ٹن خوراک پہنچائی گئی. اب تک پانی میں پھنسے ہوئے 4,600 سے زیادہ افراد کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے اب تک 619 پروازیں کی ہیں, جن کے ذریعے 4,600 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. سندھ, بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اب تک 147 امدادی کیمپ اور امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 284 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. اب تک 10,600 ٹن سے زیادہ سامان متاثرین سیلاب میں تقسیم کیا گیا. سیلاب کے علاقوں میں 300 سے زیادہ طبی کیمپ قائم کیے گئے ہیں, جن میں 1,26,000 مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کی گئی. اور شدید بارشوں اور سیلاب سے ملک میں بڑی تعداد میں جانی نقصانات کے ساتھ ساتھ تعلیم, صحت, زراعت اور انفراسٹرکچر سمیت تمام شعبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد آبادی کی بحالی اور نظام کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے فنڈز کی دستیابی ایک بڑا اور اہم مسئلہ ہے. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد. حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کے 81 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کے 6 اضلاع, سندھ کے 23, بلوچستان کے 32, خیبر پختونخوا کے 17 اور پنجاب کے 3 اضلاع میں سیلابی پانی کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. ملک بھر میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اور 10,67,000 لائف سٹاک متاثر ہوئے ہیں. 20,16,000 مکانات تباہ, 13,000 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان اور 392 پل تباہ ہوئے ہیں. بنیادی ڈھانچے کے ساتھ زراعت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. شدید بارشوں اور سیلاب سے لاکھوں ایکڑ رقبے پر کپاس, چاول, کھجور, تل, ٹماٹر, مرچ, پیاز اور دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب سے معیشت کو $30 ارب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. ڈومیسٹک ریسورسز ہیں, اس کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس اور اس حکومت کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہمارا تباہ ہوا ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. سروے کر کے اس کے مطابق لوگوں کو بیج, کھادیں یا زرعی اجناس کے جو زرعی آلات ہیں وہ مہیا کیے جائیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکیں. حکومت کے ساتھ سرکاری اور فلاحی ادارے متاثرین کو خوراک اور دوسری ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جس میں دوست ملک اور امدادی ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں. ابھی بھی بعض علاقوں میں سیلاب کا پانی موجود ہے. پانی اترنے کے بعد دوسرے مرحلے میں بحالی اور تعمیر نو کا آغاز ہوگا, جس کے لیے بڑی تعداد میں فنڈز کی ضرورت ہوگی. حکومت پاکستان نے عالمی برادری سے تعاون کی بھرپور اپیل کی ہے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پروگرام میں خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ معصوم بچے, یہ بے بس بہنیں, یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل. آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر, منی سروس بیورو, منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں. اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں.
सिंध के कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि सूबे भर में ज़राअत को 400 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों के लिए बीज, खाद और बैंकों से आसान कर्जे की सूरत में मदद करेंगे। गढ़ी यासीन में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम करने के मौके पर उन्होंने कहा कि अगले सीजन के लिए गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फी मन से बढ़ाकर 4000 रुपये की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए कम अज़ कम 15 लाख खैमों की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत तमाम अवामी नुमाइंदे मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया ने मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तिब्बी इमदाद और बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया है। मुतासरा इलाकों में पानी से पैदा होने वाले मुतादी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, हैज़ा और गैस्ट्रो के नए उभरते हुए खतरे के पेश नज़र ज़रूरी तिब्बी सामान और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से कायम करदा फील्ड मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सामान और बीमारियों की तशख़ीस के लिए भी सहूलियात दी जा रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाक फ़ज़ाइया के एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 16,610 खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और 2198 खुश्क राशन के पैकेट तकसीम किए। आर्मी और एफसी बलूचिस्तान की सिविल इंतजामिया के हमरा सैलाब मुतासरीन की रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों कोहलू, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, सहोबतपुर और झलमक्सी में 14 रिलीफ कैंप्स कायम कर रहे हैं, जहाँ सैलाब ज़दगान को खाना, राशन और इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन के पैकेट्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी पहुँचाए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3000 मुतासरीन में राशन, पानी की बोतलें, दूध, खुदनी तेल, आटा, खैमे और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया तकसीम की गईं। पाकिस्तान आर्मी और एफसी बलूचिस्तान की जानिब से इमदाद बराए सैलाब मुतासरीन के लिए कोयटा में 6 कलेक्शन पॉइंट्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। मुतासरा अजला में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ 8000 मरीजों का इलाज मुआलजा किया गया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। और नाज़रीन, सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और उन्हें इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शहर भर से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। तफसील मौज़ूमुद्दीन से। मुल्क में सैलाब ने हज़ारों अफराद से उनका सब कुछ छीन लिया। कई बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से मिट गईं और लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। ऐसे में हज़ारों अफराद बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। लाहौर शहर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुख्तलिफ सियासी और फलाई तंजीमों ने कैंप्स लगाए हैं, जहाँ शहरी दिल खोल कर खुराक, अद्वियात, पीने का पानी, कपड़े और ज़रूरत की दीगर अशिया अतिया कर रहे हैं। हर एक बंदे को चाहिए यार, जितना अपनी जेब की इस्तात देती है, आपको इजाज़त देती है, आप ज़रूर मदद करें। हम तो कुछ नहीं कर रहे होते, अल्लाह ही है कर रहा होता है जो कुछ कर रहा होता है, और अगर हम आज किसी का ख्याल करेंगे तो कल कोई हमारा ख्याल करेगा। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब के बाइस आने वाला हर दिन सैलाब से मुतासर अफराद के लिए नई परेशानियां और मुश्किलात ला रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की इमदाद के लिए भरपूर जज्बे के साथ आगे आना लायक तहसीन है। कौम ने एक बार फिर मुत्तहिद होकर ये साबित कर दिया है कि सैलाब मुतासरीन तनहा नहीं। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एक तरफ नाज़रीन जहां बारिश और सैलाब की वजह से लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल करने में इंतहाई परेशानी का सामना है, तो वहीं इन इलाकों के अंदर पानी खड़ा होने की वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हम देख रहे हैं कि डेंगू की वबा भी अब परवान चढ़ रही है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 104 नए केस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, और ये केसेस जो हैं ये उन इलाकों में सामने आ रहे हैं कि जहां सैलाब का पानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इन इलाकों के अंदर ये केसेस देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो डेंगू वायरस से अब तक 6 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। और इसके साथ साथ विभागी दारुल हुकूमत में जो मजमूई तादाद है, अब तक जो केसेस सामने आए हैं वो 923 हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद है उन अफराद की जो डेंगू के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर शब्बीर जाफरी साहब मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि डेंगू के फैलाव की वजह क्या है इन इलाकों में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे ऑनलाइन दिया। डेंगू के हवाले से, डेंगू का फैलाव बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ नए मरीज सामने आ रहे हैं। वजूहात में जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि उन इलाकों में भी डेंगू फैल रहा है जहाँ पर सैलाब का पानी खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग मुतासर हो रहे हैं। एक्चुअली इस तरह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आबादी एक एक घर में अगर आप देखें तो
10-10, 15-15 लोग ایک ایک گھر میں رہ رہے ہیں. پھر جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بھی اپنے گرد و نواح میں جاتے ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں ہے, تو انہوں نے ظاہر بات ہے پروٹیکشن وہاں لینے کے لیے وہاں پہ وہ اسٹے کرتے ہیں, تو وہ آلریڈی جن کے گھر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, پلس وہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں. تو جہاں وہ پہلے 5-7 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, 5-7 اور لوگ چلے جاتے ہیں, تو وہ 12-14-15 لوگ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھا جائے ایک آبزرویشن یہ آئی ہے کہ ایک ہی گھر میں اگر اس کا ڈینگی کا ماسکیٹو ہے وہ ایک کو کاٹتا ہے تو وہ موسٹلی پیپل کو وہ کاٹ رہا ہوتا ہے, تو وہ بائٹ کرتا ہے, تو جس کو بائٹ کرتا ہے اس کو ڈینگی زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ گیدرنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ اتنا ماسکیٹو نیٹس جو ہیں یہ جس کو مچھردانیاں کہتے ہیں اس کی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی انہوں نے سچ کوئی میئرز نہیں کیے ہوئے بچاؤ کے, جس طرح کے کوئی اسپرے وغیرہ یا اس طرح کا ہو تو اس سے وہ بچیں, تو اس وجہ سے بھی ڈینگی پھیلتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم اس صورتحال کی بات کریں, اس سے پہلے ہم کرونا سے نمٹ رہے تھے اور جن دنوں کرونا کی وبا ہمارے سامنے موجود تھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ احتیاط برت رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب ہم نے کرونا کو بھی لائٹ لینا شروع کر دیا ہے, جس کے بعد اب یہ ڈینگی کی وبا سر اٹھا رہی ہے اور لوگوں کی صرف اس کو کیئر نہ کرنے کی وجہ سے اس مرض کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ صرف فرق یہ تھا کہ کرونا سے لوگ شروع میں اگر دیکھیں تو ڈرتے بہت زیادہ تھے. جس کو کرونا ہو جاتا تھا یا کووڈ-19 پازیٹیو آتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ڈیتھ کے قریب ہوں. تو پھر ہماری گورنمنٹ نے بڑے اس کے سٹیپس لیے اور انہوں نے جگہ میسیجز چھوڑے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. تو اس کے بعد اگر اب آپ دیکھیں تو اب لوگ کرونا سے وہی فکر ہی نہیں کرتے. لیکن ڈینگی جو ہے چونکہ اس طرح یہ نارووال سپورٹ سٹی کا جھوٹا کیس جو عمران نیازی نے بنایا تھا یہ اکیلے میرے اوپر نہیں بنا تھا, یہ ان 1,60,000 ووٹرز کے اوپر بنا تھا کہ جنہوں نے 2018 میں مجھے ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر بھیجا تھا. کہ کیا نارووال کا انتخاب کرپشن تھا یا نارووال کا انتخاب دیانت تھا؟ میرے بھائیوں, عمران نیازی نے پچھلے 5 سالوں سے جھوٹ بول بول کے چور ڈاکو کی تسبیح پڑھ کے جو بہتان بازی کی, جو کردار کشی کی سیاست کی, اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ نارووال سپورٹ سٹی کیس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک, اس کیس نے پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ عمران نیازی نے مسلم لیگ نون کی قیادت پہ جھوٹے مقدمے بنا کے انہیں جیلوں میں ڈالا تھا, ان کی کردار کشی کی تھی. جب عمران نیازی کی حکومت تھی اور مجھے ضمانت پہ رہائی ملی, اس وقت تو کوئی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی, تب بھی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے نیب سے کہا تھا کہ آپ نے انہیں گرفتار کس بنیاد پہ کیا ہے. فیصلے میں لکھا تھا اس وقت جج نے کہ نیب کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. اور اب جب اس کیس کو خارج کیا گیا ہے تو 1 گھنٹے تک چیف جسٹس نے نیب سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی رتی برابر کرپشن کا ثبوت دے دیں تاکہ ہم آسن اقبال کی بریت کی یہ درخواست خارج کر سکیں کہ اس میں کوئی کرپشن کا شائبہ بھی اگر ہمیں مل جائے گا تو ہم اس کیس کو خارج نہیں کریں گے. 1 گھنٹے تک آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, لیکن نہ ان کے ریفرنس میں ایک لفظ شامل تھا اور نہ ہی وہ کوئی عدالت کے سامنے پیش کر سکے. اور چیف جسٹس نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرتا ہے, یہ کیس اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے
और सियासी बुनियादों के ऊपर ये केस बना के एक शख्स को जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा, उसकी किरदार कुशी की और आपके पास कोई जवाब नहीं था ऐसा करने का, और चीफ जस्टिस ने ये केस उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज जब दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है तो इमरान नियाजी और उसकी जमात पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करें। आपको पता है कि जब IMF ने पाकिस्तान के लिए मंजूरी दी प्रोग्राम की, तो इमरान नियाजी ने उसकी मुखालफत में अपनी सूबाई हुकूमतों को कहा कि आप IMF से कहें कि इस प्रोग्राम को मंजूर ना करें। इधर मुल्क के अंदर इमरान नियाजी उस प्रोग्राम की मुखालफत कर रहा था और IMF के अंदर हिंदुस्तान उसकी मुखालफत कर रहा था। जो ज़बान हिंदुस्तान बोल रहा था वही ज़बान इमरान नियाजी बोल रहा था। तो मुझे बताएं, कौन है हकीकी आज़ादी का चैंपियन? जो हिंदुस्तान की ज़बान बोले, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे, वो कौन सी हकीकी आज़ादी का दावेदार हो सकता है? इमरान नियाजी तो पाकिस्तान की हकीकी गुलामी की अलामत है, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान पे कर्जों के पहाड़ चढ़ा के वो चला गया, पाकिस्तान में महंगाई के जिन को बोतल से निकाल कर चला गया और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करके चला गया और कश्मीर को मोदी की झोली में डाल के चला गया। आज किस मुंह के साथ वो इमरान नियाजी खड़ा होकर कहता है कि मैं मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा? जब इसने IMF के साथ मुआहदा किया तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को वहां पर हथियार फेंक के कलम उनके हवाले कर दिया कि जो तुम लिखोगे उसके ऊपर मैं दस्तखत कर दूंगा। इतना बड़ा ये गैरतमंद था, तो उस वक्त गैरत दिखाता जब IMF के साथ मुआहदा कर रहा था। ये धोखेबाज है, ये फरेबी है, ये झूठा है और नारोवाल स्पोर्ट सिटी के इस मुकदमे ने साबित कर दिया है कि इमरान नियाजी ने झूठ के ऊपर हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू करके कौम को दिखा दिया कि इसके जितने दावे थे वो झूठे थे और हमारे खिलाफ जितने मुकदमे थे वो फरेब थे। और मुस्लिम लीग नून ने इसकी जेलों का मुकाबला किया, इसकी सोबतों का मुकाबला किया, लेकिन हमें ये झुका नहीं सका। मेरे भाइयों, आपने देखा कि PTI का एक लीडर गिरफ्तार हुआ तो अगले दिन जब अदालत में पेश हुआ तो व्हील चेयर के ऊपर हाय हाय करता हुआ पेश हुआ था। हाय हाय। और मुझे जब गिरफ्तार किया, अगले दिन पेश करना था अदालत में, तो तफ्तीशी नीचे इंतजार कर रहा था। मैंने वही सूट पहना, वही टाई लगाई जो मैं बाहर लगाता था। तो जब मैं नीचे आया तो तफ्तीशी कहता, सर हमने आपका रिमांड लेना है और आप इतने बन संवर के आ रहे हैं। वो मैं क्या कमलिया, साढ़े पंजाब विच लोग कहते ने शरीकियां दे जायदा तो सज वज के जायदा। तो हम अपने दुश्मनों को ये खबर नहीं होना देना चाहते कि उनके झूठे मुकदमों और उनकी झूठी जेलों के साथ हमारे पैरों में कोई लगदशाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हर लीडर ने जवान मर्दी के साथ अपना माथा ऊंचा करके इमरान खान के झूठे पर्चों का मुकाबला किया और किसी ने हाय हाय नहीं लगाई। जेलों के अंदर ये भी कैमरे लगा के देखता था कि किस हाल में रखा है, सजाए मौत के कैदी की चक्की में रखा है या बाहर रखा है। जो हशर इस मंसूबे का हुआ है वही हशर आज पाकिस्तान का हुआ है कि 2018 में इस मंसूबे में, इसके स्टेडियम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी खेल कर गए और आपने हजारों की तादाद में उस मैच को देखा था। आज इस स्टेडियम को भूत बंगला बना के, जंगल बना के
उजाड़ा करके इमरान न्याजी हमारे हवाले कर गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान न्यासी ने 4 साल चोर डाकू का खेल खेला, सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें जेलों में डाला गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर सके। मजीद खबरें शामिल करते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। राजनपुर में मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए दरबार मोहड़ा शरीफ रावलपिंडी की जानिब से इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुँचाया गया। इमदादी सामान में राशन, अद्वियात और कपड़े शामिल थे। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नाज़रीन, दोस्त मुल्क तुर्किया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर ट्रेन पाक ईरान बॉर्डर ताफ्तान पहुँच गई है। 28 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन पर 630 टन इमदादी सामान लदा हुआ है। तफसील सलीम बलोच से। दोस्त मुल्क तुर्किया की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर ट्रेन पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान पहुंच गई है। 28 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 630 टन इमदादी सामान लदा हुआ है। सैलाब मुतासरीन के लिए ये इमदादी सामान तुर्किया के इलाल अमर की तरफ से भेजा गया है। इमदादी सामान में टेंट, कंबल, मैट्रेस, मच्छरदानियाँ और दूसरे इमदादी सामान शामिल हैं। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के इलाल अमर की तरफ से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ये सिलसिला जारी है। ट्रेन के जरिए तुर्किया इलाल अमर की तरफ से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ये 5वां कैप है जो तफ्तान पहुंची है। इससे पहले 89 बोगियों पर मुश्तमिल 4 ट्रेनों के जरिए 2000 टन इमदादी सामान पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसे सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जा चुका है। इस इमदादी सामान को तुर्किया के इलाल अमर की तरफ से सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा, जिसके लिए तुर्किया के इलाल अमर की टीम पहले ही कोयटा पहुंच चुकी है, जो इस इमदादी सामान की तकसीम और राशन की फराहमी में भरपूर हिस्सा ले रही है। तुर्किया का इलाल अमर इमदादी सामान के साथ सैलाब मुतासरीन के लिए राशन का भी बंदोबस्त कर रहा है। तुर्किया के इलाल अमर की टीम और इमदादी सामान की तकसीम के साथ सैलाब मुतासरीन में राशन की फराहमी में भी भरपूर हिस्सा ले रही है। कुछ बात करेंगे खेल की और जिक्र करेंगे क्रिकेट का। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। नेशनल स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया था। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरा मैच 10 विकेटों से अपने नाम किया, जबकि सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने 63 रन से कामयाबी समेटी थी। 7 मैचेस की सीरीज के आखिरी 3 मैचेस 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच के हवाले से शायकीन भी पुरजोश हैं और शायकीन आज पाकिस्तान को जीतता हुआ इसलिए देखना चाहता है नाजिया, क्योंकि आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो उसके बाद सीरीज बराबर हो जाएगी और अगले जो मैचेस हैं वो ज्यादा धुआंधार होने की जो है उम्मीद सनसनीखेज हो जाएंगे और फिर मजीद दिलचस्पी जो है वो पैदा हो जाएगी शायकीन की भी, इसलिए शायकीन बहुत पुरजोश हैं जनाब। और इसी के साथ अयाज हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।